जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास नवम का सामाजिक विज्ञान का जिसकी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व का अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था किस तरह से अंग्रेजों ने वनों पर कब्जा किया, किस तरह से नई वन नीतियां घोषित की, अपने व्यवसाय के लिए उन्होंने किन किस्म के पेड़ों को लगाया और किस तरह से आम वन्य जीवों वन्य लोगों के लिए है जो निषेध वन्य में प्रवेश का निषेध कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने शिकार पर भी पाबंदियां लगाई और बड़े जानवरों के लिए जो भारत में एक पर्यावरण संतुलन में अहम हिस्सा निभाते थे उन जानवरों के लिए तो उन्होंने शिकार को आखिर या खेल का नाम दिया और छोटे जो वन्य जीव थे जिनसे वन्य समाज की आजीविका और है जो पेट भरने का काम करता था उन पर निषेध किया गया था। आज हम पढ़ेंगे वन विद्रोह। जिस तरह से उन पर यह अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनको वन्य क्षेत्रों से बाहर किया गया, उनके परंपरागत तौर तरीकों को मिटाने की कोशिश की गई, उस तरह से है जो उनमें विद्रोह को आक्रोश पनपा और वो है जो विद्रोह के लिए तैयार हुए। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की आवाज की। संताल परांगना और सिद्धू और कानू छोटे नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। तो वन्य समाज में है जो आक्रोश पनपा और उन पर थोपे गए बदलावों के विरुद्ध जो बगावत हुई, क्या हुई? बगावत उन्होंने की। और कहां से उन्होंने बगावत की? कुछ है जो जनजातियां हैं, जैसे संथाल एक जगह का भी नाम है और संथाल एक जनजाति का है जो नाम भी है। सिद्धू ये जगह का नाम है। कानू छोटा नागपुर, और इनके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, और अल्लारी सीताराम राजू नाम से ये है जो नेतृत्व करने वाले थे। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। और 1910 ईस्वी में बस्तर रियासत में विद्रोह हुआ। बस्तर पहले मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था मध्य भारत में, लेकिन आजकल वो झारखंड में है जो आया हुआ है। तो इस तरह से बस्तर का विद्रोह हुआ। बस्तर अब छत्तीसगढ़ के इलाके में आया हुआ है। सबसे दक्षिणी छोर पर बसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगता हुआ क्षेत्र है। यानी बस्तर जो क्षेत्र है उसकी भौगोलिक है जो स्थिति छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और मध्य भारत के बीचों बीच है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी भाग है। क्या है? पठार वाला भाग है। पठारी भाग का मतलब खनिज संपदा से परिपूर्ण। क्या है? खनिज संपदा से परिपूर्ण भाग है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है और नित्यवाहिनी नदियां भी हैं जो यहाँ चलती हैं। गोदावरी नदी दक्षिण में और उत्तर में मैदान है, अर्थात कृषि क्षेत्र भी इसके पास विस्तृत कृषि क्षेत्र भी है। बस्तर में मरिया और मुरिया गौंड, धुरवा, भत्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। और यहाँ कुछ आदिवासी हैं जिनकी जनजातियों के नाम है मरिया, दूसरी है मुरिया,
भद्रा और हलवा, ये जनजातियां वहां निवास करती हैं। अलग अलग जबान बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक है। अब इनकी भाषा अलग है। क्या है? भाषा तो इनकी अलग अलग है, लेकिन संस्कृति समान है। क्या है? समान संस्कृति है, अर्थात रीति रिवाज तौर तरीके लगभग इनके एक जैसे ही हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिलती है और बदले में वे प्रत्येक खेती त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। क्योंकि हर गांव को अपनी चौधरी पता होती हैं, इसलिए ये लोग अपनी सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं का देखभाल करते हैं। और यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते थे। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि इन गांवों पर ये आजीविका चलती थी और पड़ोसी जंगल पर जंगलों से वस्तु लेने पर है जो उनका प्रतिफल भी अदा करना पड़ता था। और इस तरह की इनकी अपनी एक आंतरिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के तहत ये लोग चल रहे थे और अगर कोई चीज उनसे लेते तो उनके बदले में वो पड़ोसी गांव को कुछ न कुछ अन्य वस्तु देते, जिसे देवसारी दान या महान कहा जाता था। और जो कुछ अधिकार दिया जाता था प्रतिफल के रूप में, उनको वो देवसारी दान या मान कहते थे। क्या कहते थे? मान कहते थे, जिसको उस गांव के उपयोग में लाए। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा में आयोजन होता था और जहां एक गांव के मुखिया के लोग जुटते और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते थे। और जंगलों पर उनकी वार्षिक बैठकें वह चर्चा होती थी ताकि जंगल की समस्याओं का निदान किया जा सके थे। इस तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे आदिवासी के इन सिस्टम में, इस तौर तरीकों में है जो अंग्रेजों ने दखलंदाजी की और उन दखलंदाजियों की वजह से उनमें भय है जो व्याप्त हो गया। वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे थे और उसके जो कारण उन्होंने विद्रोह के बीज पनपे। तो धीरे धीरे उन लोगों में भय हो गया। लोगों में भय की स्थिति क्यों हुई? औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया, घुमंतू खेती को रोक दिया और शिकार और वन्य उत्पाद के संग्रह पर पाबंदी के जो प्रस्ताव रखे, तो जिससे बस्तर के लोग परेशान हो गए। 1905 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने वन भंग तो किया ही था, साथ ही साथ वन्य लोगों के लिए भी कुछ चीजें की, उन्होंने वन का जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? आरक्षित, यानी अब वो वहां पर उन लोगों का प्रवेश निषेध है। दूसरा, उन्होंने है जो घुमंतू खेती रोक दी। हमने पहले पढ़ा था घुमंतू खेती, जो 18 साल के लिए उस खेत को छोड़ दिया जाता था जंगल पनपने के लिए, फिर उसको बाद में उन चीजों को है जो वापस काट कर उस पर खेती की जाती थी। तो घुमंतू खेती को भी उन्होंने रोक दिया और फिर वनों में प्रवेश पर निषेध लगा दिया। क्या लगा दिया? निषेध उन्होंने लगा दिया। तो इस तरह से ये आदिवासी लोगों के हैं जो हर काम में अंग्रेजों ने दखलंदाजी शुरू की। बस्तर के लोग इन सब चीजों से परेशान हो गए। कुछ गांव
को आरक्षित वनों से इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगलों को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहेंगे जनाब। और जिन गांवों ने सशर्त सहयोग दिया अंग्रेजों को, सरकार को, उनको वन गांव कहने लगे। क्या कहने लगे? अंग्रेज सरकार ने उनको वन गांवों की उपाधि दी गई क्योंकि उनके लिए वो मुफ्त में काम करते थे। बाकी गांवों के लोगों को बगैर किसी सूचना और मुआवजे के हटा दिए गए। उन्हीं समय के गांवों वालों ने जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेकार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद अचानक अकाल का दौर आया। पहले है जो 1899 से 1900 और फिर 1907 से 8 में वन आरक्षण के में चिंगारी में काम किया। फिर अकाल भी आए 1899 में और 1900 में, फिर 1907 और है जो 8 में। ये अकाल की जो भयानक स्थितियां थी ये जनता को और भी त्रस्त, और ऊपर से उन्होंने वन नीति भी लागू कर दी। क्या कर दी? ऊपर से इन अकालों के दौर के बाद नई वन नीति, क्या नई वन नीति भी लागू कर दी जो उनके लिए चिंगारी का काम कर रही थी। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौकों पर जहां आए कहीं और भी गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते, जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वन में धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे और जो नेतृत्व किया था, क्या किया था? नेतृत्व किया था। वो नेतृत्व करने वाले गांवों का नाम था, जो जनजाति थी वो थी धुरवा समुदाय। धुरवा समुदाय इन्होंने उन आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि कोई एक व्यक्ति इतना नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथाल नार गांव में गुंडा दूर के इस आंदोलन में एक अहम शक्ति मानते 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे और यह गांवों को अंग्रेजी के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत में खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों को घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा गया, जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हुए हमले उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है, पुलिस वाले, व्यापारियों, जंगलों के अब्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चलाई। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाए। उन्हें सजा देते हुए सैनिक गांव-गांव घुमाने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। जब बगावत हुई तब है जो अंग्रेजों को उन्होंने 3 महीनों में है जो उस पर नियंत्रण स्थापित किया। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और आरक्षित क्षेत्रों को भी 1910 के पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया। अब उनका जो प्रभाव आया था या उसका जो परिणाम था वो ये था कि वन नीति में बदलाव हुआ। क्या? नई वन नीति में बदलाव किया गया। क्या किया गया? बदलाव किया गया और 1910 की जो पहले की स्थिति थी उसको वहीं रखा गया। बस्तर के लोगों और
लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिकरण उपयोग के लिए आरक्षित वन नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल के वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए। यानी ये वन नीति आजादी के बाद भी लागू रही, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्रों में कमी कर दी गई। क्या कर दी गई? क्षेत्रों में कमी कर दी गई। यानी अब जंगलों के लिए प्रवेश के लिए कुछ इलाका और छोड़ दिया गया। अब हम एशिया और दूसरे हिस्सों के लिए कल से पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने वनों में बदलाव हुआ।